हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में आज हम करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम अप्रैल 2021 के लेक्चर देखेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के, और कुछ करंट अफेयर्स हमारे मई मंथ के बचे हुए थे, 2-3 वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उसको भी हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो मेनली आज हमने आज टॉपिक भी इंक्लूड किए हैं कि आज कौन कौन से करंट के टॉपिक हमें पढ़ने हैं। भारत और इजराइल कृषि सहयोग, एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं। विदेशी आक्रामक, सफ़ेद मक्खियाँ, एक्सोटिक इन्वेसिव वाइट फ्लाइज, श्रीनगर दास कारगिल, खलत्सी लह ट्रांसमिशन सिस्टम, नेशनल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, एमसीए संस्करण, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपकी ईपीएफओ की दृष्टि से, क्योंकि ईपीएफओ में कंपनीज लॉ इंक्लूड है। ईपीएफओ में देखिए आपका अकाउंट का सिलेबस है, तो अकाउंट्स में कंपनीज लॉ भी आती हैं, अकाउंट्स में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल आता है, लॉ ट्रिब्यूनल, और अकाउंट्स में ही आपका डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ये तीनों ही आते हैं। तो आपके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 नेट जीरो बाई 2050, यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेट जीरो बाई 2050, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। यूएलपीआईएन योजना, ये सोशल सेक्टर की स्कीम है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला इंडो कोरियाई फ्रेंडशिप पार्क, भारत का पहला इंडो कोरियाई फ्रेंडशिप पार्क, तो जो काम पहला हुआ होता है, या पहला महिलाओं से रिलेटेड हो, या वैसे ही कोई काम सबसे पहले हुआ हो, फर्स्ट हुआ हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ जो है, रिकमेंडेशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, जो एक कोविड-19 की वजह से स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर, जो 15th फाइनेंस कमीशन ने अभी हाल ही में कुछ सुझाव दिए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, देखिए ये सारी ही न्यूज़ जितने भी हम करंट के लेक्चर्स करा रहे हैं, ये आपके आईएएस प्रीलिम्स की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोनों को ही टारगेट करते हुए यहाँ करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं आपके। स्पेशली हमारा ईपीएफओ पर फोकस है, लेकिन इसमें कुछ जो रह जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ आईएएस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट यानी कि सितंबर में इन एग्जाम के बाद आपको कवर कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, IAFD, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड, और कुछ न्यूज़ है हमारी नेशनल लॉ कंपनी एपलेट ट्रिब्यूनल, जिसके हमने आपको बताया NCLAT। देखिए दो तरह के रिकवरी सिस्टम होते हैं कंपनीज एक्ट के संदर्भ में, दो तरह के रिकवरी सिस्टम होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो क्या कहता है, अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो उसके संबंध में जो एक्शन लिया जाता है वसूली के संबंध में, तो वो नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल द्वारा लिया जाता है। कोई भी केस अगर जाता है कंपनी से संबंधित, तो इस बॉडी के अंतर्गत जाता है, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। अगर लेकिन कोई इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई बैंकरप्सी का या दिवालियापन का कोई मामला होता है किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, तो वो कहाँ जाता है, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। तो आपको ये दोनों डिफरेंस याद रखने हैं। फिर एक क्रिप्टो करेंसी, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट, नवे हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस संदर्भ में, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है और तालिबान का शासन स्थापित हुआ है, तो इस संदर्भ में हमारे लिए अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। सेंट्रल एशिया से भी ज़्यादा, यानी कि मिडिल ईस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेंट्रल जो हमारा वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया से भी ज़्यादा इस बार हमारे लिए सेंट्रल एशिया का अफगानिस्तान का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आप देखना ईपीएफओ में आपका करंट पर्सपेक्टिव हो या ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट के इश्यूज़ के पर्सपेक्टिव में, ये क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और आपके आईएएस प्रीलिम्स में तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना है। फिर है रणनीतिक सहयोग समझौता, ये स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट हुआ है ईरान और चाइना के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बचत साधन, इकोनॉमी से रिलेटेड स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ को हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की पहली न्यूज़ से। भारत और इजराइल का कृषि सहयोग, भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये 3 साल का 3 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, जो मौजूदा एक्सीलेंस सेंटर्स हैं, एक्सीलेंस सेंटर हैं, उनको डेवलप करना, नए केंद्रों की स्थापना करना, यानी कि जो नए एक्सीलेंस सेंटर हैं उनकी स्थापना करना, COE यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE की मूल्य श्रृंखला बढ़ाना, वैल्यू एडिशन करना, उत्कृष्टता के केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाना, और निजी क्षेत्र की कंपनियों और सहयोग को प्रोत्साहित करना, यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें प्रोत्साहित करना। फिर इसका कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, भारत इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र, भारत इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट एक्सीलेंस सेंटर, एक तो ये है, और दूसरा भारत इजराइल के उत्कृष्टता के गांव, भारत इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस है ये, इंडो इजराइल
विलेज ऑफ एक्सीलेंस VOE है, और एक IIA-PECL है, PECE है। तो इसमें आगे देखते हैं, भारत इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र। ये क्या है? कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने बताया है कि भारत इजराइल कृषि योजना के तहत स्थापित ये उत्कृष्टता केंद्र बागवानी क्षेत्र में परिवर्तन के केंद्र बने हैं। नई योग कार्य योजना के अनुसार के दौरान हमारा ध्यान इन सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के आसपास के गांवों को बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से उत्कृष्ट गांवों में बदलना है। और भारत इजराइल उत्कृष्टता के गांव, जहां तक भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव का प्रश्न है, ये एक नई अवधारणा है। इसका लक्ष्य 8 राज्यों में कृषि में एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना, जिसमें 75 गांवों में 13 उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं। यह कार्यक्रम किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि को बढ़ावा देगा, उनकी आजीविका को बेहतर करेगा, पारंपरिक खेतों को IIP मानकों के आधार पर आधुनिक प्रगतिशील कृषि क्षेत्र में बदलेगा। इसके आगे मोटिव क्या है? आर्थिक स्थिरता के बड़े पैमाने पर और पूर्ण मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण इजराइल की आधुनिक प्रौद्योगिकियों और कार्य प्रणाली के साथ अंतर्निहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होगा। इस IIVOE में क्या क्या सम्मिलित है? IIVOE जैसे हमने आपको बताया, इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस, इसमें क्या क्या शामिल है? आधुनिक कृषि अवसंरचना, यानी कि आपकी मॉडर्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, और बाजार से जुड़ाव, आपका कनेक्टिविटी टू मार्केट। आगे इसमें न्यूज़ है, भारत इजराइल कृषि परियोजना। ये कृषि सहयोग परियोजना को वर्ष 2008 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार समझौते पर आधारित 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर के बाद शुरू किया गया। दोनों देशों ने $50 मिलियन की कृषि कोष बनाया है, यानी कि इसमें एग्रीकल्चर फंड बनाया गया है। कितना? $50 मिलियन का, जो डेयरी, कृषि प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म सिंचाई, आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी कि ये जो फंड बनाया गया है इजराइल और इंडिया के बीच, कृषि एग्रीकल्चर फंड, इसका उद्देश्य किन किन को प्रोत्साहित करना है या किस किस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना है? तो आपका डेयरी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में, और आपका माइक्रो इरिगेशन में, इन 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। माइक्रो इरिगेशन, मार्च 2014 तक पूरे भारत में 10 उत्कृष्टता केंद्र संचालित थे, जो इजरायली तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए कुशल कृषि तकनीक पर किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र प्रदान करते थे। आगे इसमें लास्ट है हमारा, भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव, इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस। ये एक नई अवधारणा जिसका लक्ष्य 8 राज्यों में कृषि क्षेत्र में एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जैसे कि हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया। यह कार्यक्रम किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि को बढ़ावा देगा, उनकी आजीविका को बेहतर करेगा, पारंपरिक खेतों को भारत इजराइल कृषि कार्य योजना मानकों के आधार पर आधुनिक प्रगतिशील कृषि क्षेत्र में बदलेगा। इजराइल की आधुनिक प्रौद्योगिकियों और कार्य प्रणाली के साथ यह मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण पूर्णतः स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होगा। आगे इसमें विदेशी आक्रामक सफेद मक्खियां, अगली न्यूज हमारी, एक्सोटिक इन्वेसिव व्हाइट फ्लाइज। जैसे कि टिड्डियों का आक्रमण हुआ था, उसी तरह से व्हाइट फ्लाइज का आक्रमण हाल ही में हमारा देखा गया है जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे भारत में। विदेशी आक्रामक सफेद मक्खियां ये कृषि, बागवानी और वानिकी फसलों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपज को नुकसान पहुंचाती हैं। ये सफेद मक्खियां रस चूसने वाली कीट होते हैं। ये सब्जी और सजावटी पौधों में प्रचुर मात्रा में होते हैं, खासकर गर्म मौसम के दौरान। ये चिपचिपे शहद का स्त्राव करते हैं और पत्तियों के पीलेपन या मृत्यु का कारण बनते हैं, यानी कि इनकी वजह से पत्तियां पीली हो जाती हैं और या फिर मुरझा जाती हैं। सबसे पहले आक्रामक सर्पिलिंग व्हाइट फ्लाई की सूचना दी गई थी। ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में फैली हुई हैं। अगली न्यूज़ है, श्रीनगर, द्रास, कारगिल, खलत्सी लेह ट्रांसमिशन सिस्टम। ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रतिष्ठित 220 किलोवाट श्रीनगर, दास, कारगिल, खलत्सी लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के एक महारत्न CPSU को स्थानांतरित किया है। अब इसकी प्रसारण प्रणाली क्या है? ट्रांसमिशन प्रोसेस फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। गुणवत्ता, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसमें यह है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को महारत्न का दर्जा दिया गया है। विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए लद्दाख क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ता है। कठोर सर्दियों में लद्दाख के लोगों को बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य है इसका। गर्मियों में NHPC के कारगिल और लेह हाइडल स्टेशनों की अतिरिक्त बिजली की निकासी विद्युत मंत्रालय के तहत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया प्रोजेक्ट। अब राष्ट्रीय ग्रिड क्या है? इसमें मुख्य भूमि, भारत में उच्च वोल्टेज विद्युत पारेषण नेटवर्क, बिजली स्टेशनों और प्रमुख सब स्टेशनों को जोड़ना, सुनिश्चित करना कि मुख्य भूमि भारत में कहीं भी उत्पन्न बिजली का उपयोग कहीं और मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि किसी भी जगह पर भारत के पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी अगर बिजली का उत्पादन होगा तो उसका उपयोग दूसरी जगह बिजली के खपत को मांग को पूरा करने के लिए उस बिजली का उपयोग किया जा सकता है। जहां बिजली एक्सेस में यानी कि ज़्यादा बिजली बनाई जा रही है, उसका ट्रांसमिशन ऐसे जगहों पर किया जाए जहां पर बिजली की मांग ज़्यादा है। भारत के राज्यों के स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा स्वामित्व, संचालित और रखरखाव किया जाता है। विश्व में सबसे बड़े परिचालन तुल्यकालिक ग्रिडों में से एक है ये।
और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। ये आपको फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये दोनों हमारे नेशनल ग्रिड का हिस्सा नहीं है, नेशनल पावर ग्रिड का। अब है अगली न्यूज़ हमारी नेशनल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, नेशनल कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। इसने यह 28 मई को इसकी वर्षगांठ हुई थी। राष्ट्रीय एआई पोर्टल द्वारा संयुक्त पहल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय ई शासन प्रभाग और नेस्कॉम। तो इसमें कौन कौन शामिल है आपके राष्ट्रीय एआई पोर्टल में कौन कौन शामिल? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय ई शासन विभाग, नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट और नेस्कॉम। किसके रूप में कार्य करता है? भारत सरकार। और उसके बाहर एआई से संबंधित समाचार, सीखने, लेख, घटनाओं और गतिविधियों आदि के लिए केंद्रीय पोर्टल। और पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? जैसे कि हमने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, कानून, न्याय और संचार मंत्री श्री इसके रविशंकर प्रसाद थे उस समय, अब तो इनको चेंज कर दिया गया है। अगली न्यूज़ हमारी MCA 21 संस्करण 3.0, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है EPFO की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए क्योंकि चेंजेस किए गए हैं अभी हाल ही में। डिजिटल कॉर्पोरेशन अनुपालन पोर्टल, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA 21 संस्करण 3 के नवीनतम अपडेट के पहले चरण का शुभारंभ किया गया। इसमें ये किस में मदद करेगा? भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करेगा। अभी भारत की रैंक क्या है? 190 देशों में 63वें स्थान पर है भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नवीनतम तकनीकों का उपयोग का लाभ उठाना इसका लक्ष्य है। MCA 21 भारत सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं का हिस्सा है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का ऑनलाइन पोर्टल है। कंपनी से संबंधित सभी सूचनाओं को विभिन्न हितधारकों और आम जनता के लिए सुलभ बनाया जाता है इसके द्वारा, और इसको 2006 में शुरू किया गया था। अब MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 का, यानी कि 2021 21 का मतलब 2021 का वर्जन कौन सा है? ये 3.0 2021 के बजट घोषणा का हिस्सा है। डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित है। मौजूदा सेवाओं और मॉड्यूल में सुधार करना इसका लक्ष्य है। नई कार्यात्मकताएं बनाना, जैसे ई निर्णय, ई गवर्नेंस, अनुपालन संबंधी प्रणाली, उन्नत हेल्प डेस्क, फीडबैक सेवाएं, उपयोगकर्ता डैशबोर्ड, सेल्फ रिपोर्टिंग टूल और संशोधित मास्टर डेटा सेवाएं। इसका उद्देश्य सभी संबंधित प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सक्रिय प्रवर्तन, यानी कि आपका एक्टिव एनफोर्समेंट, कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है आपका कंपनी अधिनियम 1956, नया कंपनी अधिनियम 2013, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टिसिपेशन एक्ट 2008, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट भी। इससे व्यापारिक समुदाय को अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अगली न्यूज़ है हमारी राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 नेशनल अवार्ड 2021। बेंगलोर स्थित स्टार्टअप को कार्बन डाइऑक्साइड को रसायनों और ईंधन में बदलने के लिए, देखिए बेंगलोर में स्थित एक स्टार्टअप है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य रसायनों को, केमिकल्स को ईंधन में बदलने की, यानी कि इसको फ्यूल में चेंज करने की कैपेसिटी बिल्डअप की है, जो वाणिज्यिक समाधान विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया है। ये नैनो मिशन के तहत स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगी। प्रक्रिया इंजीनियरिंग में सुधार, रसायनों और ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड से ईंधन बनाना। CCUS में क्या क्या शामिल है, यानी कि आपका कार्बन, CCUS क्या फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि कार्बन अवशोषण, उपयोग, और सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है उसकी जब्ती करना या क्रमिक तौर पर उसको लागू करना। अगली न्यूज़ है हमारी नेट जीरो बाई 2050, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करंट के पर्सपेक्टिव में और एनवायरनमेंट की दृष्टि से। नेट जीरो बाई 2050 बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन IAS या EPFO में जरूर आएगा इससे एक क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अपना क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है नेट जीरो बाई 2050 ये रोड मैप अभी हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है, किस एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है? तो आपको वर्ल्ड बैंक भी दिया जा सकता है, आपको यूनेस्को द्वारा कंफ्यूज भी किया जा सकता है, आपको वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज द्वारा भी दिया जा सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ने अपना शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो रोड मैप जारी किया, जिसका नाम है नेट जीरो बाई 2050। किसके द्वारा जारी किया गया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऊर्जा एजेंसी। विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोड मैप है। अब तक की सरकारों द्वारा किए गए वादे भले ही पूरी तरह से हासिल नहीं कर लिए गए हों, जो आवश्यक रूप से उससे कम ही होंगे। 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य करना इसका लक्ष्य है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का भी लक्ष्य था। 2015 COP21 का भी ये लक्ष्य था, COP21 का।
रोड मैप का उद्देश्य क्या है? घोषित नेट जीरो आपका बाई 2050 प्रतिज्ञाओं के प्रभावों की जांच करना। NZE प्राप्त करने की दिशा में एक नया ऊर्जा क्षेत्र मार्ग विकसित करना। नीति निर्धारित करना, सरकारें निकट अवधि में कार्य करें और दीर्घकालिक एजेंडा तैयार करें, सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचना। SDG 2030 तक इसको पहुंचना भी इसका लक्ष्य है। किन सिद्धांतों का इसमें पालन किया जाता है? प्रौद्योगिकी तटस्थता यानी कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी, सार्वभौम सहयोग यूनिवर्सल कोऑपरेशन, सभी देश शुद्ध शून्य में योगदान करते हैं इसमें। ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता को कम करना, फंसे हुए संपत्तियों को कम करने के लिए व्यवस्थित संक्रमण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगली न्यूज है हमारी, भारत का पहला इंडो कोरियाई फ्रेंडशिप पार्क। भारत के पहले इंडो कोरियाई फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री सुहुबुक और दिल्ली छावनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से किया। तो ये दिल्ली छावनी के अंदर किया गया है पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। इसको कहाँ बनाया गया है? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1950 से 53 में कोरियाई युद्ध में भाग लेने वाले 21 देशों के हिस्से के रूप में भारत के योगदान के स्मारक के रूप में भी इसको शुरू किया गया है, क्योंकि भारत ने इसमें कोरियाई युद्ध में 1950-53 में जो 21 देशों ने भाग लिया था उसमें भारत भी एक सहभागी था, तो उसके स्मारक के रूप में ही बनाया गया है। पार्क के स्तंभों में से एक में शामिल है नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कोरिया का वर्णन, द लैम्प ऑफ द ईस्ट। ये कोरियन वर्जन था, इनका कोरियन नरेशन था रविंद्रनाथ टैगोर का, द लैम्प ऑफ द ईस्ट। इसके रूप में 1929 में कोरियाई दैनिक डोंग ए लल्बो में प्रकाशित किया गया था। इसको 1929 में कोरियाई दैनिक समाचार पत्र डोंग ए लल्बो में प्रकाशित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति, ये कृति आपसे पूछी जा सकती है कि द लैम्प ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई कृति है। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है आपसे डायरेक्ट, क्योंकि ये न्यूज में रहा है। अगला हमारी न्यूज है जापान द्वारा सहायता। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक परियोजना सहित भारत के कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कुल 233 बिलियन येन कहाँ की करेंसी है? आपकी जापान की ऋण और अनुदान को अंतिम रूप दिया है। यानी कि 233 बिलियन येन जो दिए गए हैं जापान के द्वारा, वो उसमें दोनों तरह की चीज़ें शामिल हैं। एक तो उसमें ऋण भी शामिल है, यानी कि लोन का भी, इसमें लोन भी है और इसमें अनुदान भी है, यानी कि एड। अनुदान को आपको पता होगा कि कंट्री जो अनुदान देती है वो उसको वापस नहीं लेती है उस पैसे को, वो एक तरह से राहत होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अनुदान 4.1 बिलियन येन, बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए 15 मेगावाट बैटरियों के साथ साथ पावर सिस्टम स्टेबलाइजर्स की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दक्षिण अंडमान में उत्पन्न सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग की अनुमति देगा। अंडमान निकोबार द्वीपों में किसी परियोजना के लिए जापान की पहली आधिकारिक विकास योजना है। ये पहली आधिकारिक ऑफिशियल डेवलपमेंट सहायता है, एड है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप में जापान द्वारा दी गई पहली आधिकारिक विकास सहायता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के जंक्शन पर स्थित है। आधिकारिक विकास सहायता और ऑफिशियल डेवलपमेंट एड ये विकासशील देशों के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई सरकारी सहायता के रूप में परिभाषित है। सैन्य उद्देश्यों के लिए ऋण और क्रेडिट को बाहर रखा गया है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या सही है। तो आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे ऑप्शन A, B, C, D करके, और आपको उसमें से गलत या सही स्टेटमेंट चूज करना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट्स के सैन्य उद्देश्यों के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। सैन्य उद्देश्य ऋण और क्रेडिट को इसको बाहर रखा गया है। भारत ODA के तहत जापानी सरकार को वित्तीय सहायता का शीर्ष प्राप्त करता रहा है, यानी कि भारत को जो है जापान द्वारा सबसे ज्यादा ODA प्रदान किया गया है अब तक। अन्य परियोजनाओं के लिए जापान की सहायता क्या है? पहला, दिल्ली मेट्रो के साथ चौथे चरण के लिए सहायता दी गई है। बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के दूसरे चरण के तहत मेट्रो लाइन के लिए। हिमाचल प्रदेश में फसल विविधीकरण के लिए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी जापान द्वारा सहायता दी गई है। उस किस लिए? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। चौथा है राजस्थान के झुंझुनू और बाड़मेर जिलों में फ्लोरोसिस को कम करने के लिए। फ्लोरोसिस क्या है? ये दांतों से संबंधित बीमारी होती है जिसमें दांत आड़े टेढ़े होने लगते हैं या दांतों का शेप बिल्कुल बिगड़ जाता है। हाल ही में क्वाड, जिसे क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क कहते हैं, चतुर्भुज फ्रेमवर्क के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन वस्तुतः आयोजित किया गया था। क्वाड में कौन कौन से सदस्य हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये 4 देशों का संगठन है, जिसको कभी कभी समझा जाता है कि चाइना को टैकल करने के लिए इसका ये बनाया गया है। अगली हमारी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या। जैसे कि हमारा आधार कार्ड इंपॉर्टेंट था UIDAI द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN, तो इसी तरह ULPIN भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम। ये केंद्र की एक योजना। इसका क्या है उद्देश्य? 1 साल के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों की पहचान संख्या जारी करना। यानी कि इसका उद्देश्य ये है कि पूरे भारत के प्रत्येक भूखंड के लिए क्या करना है? इसका उद्देश्य ये है कि इसमें
एक पहचान संख्या जारी करना है, जैसे आधार कार्ड की तरह, आधार नंबर की तरह 14 अंकों का एक इसमें पहचान संख्या जारी करना है। हालांकि आधार कार्ड तो 16 अंक का होता है, 12 अंक का सॉरी। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या क्या है? ये योजना भूमि संसाधन विभाग द्वारा ULPI योजना इस साल 10 राज्यों में शुरू की गई और मार्च 2022 तक पूरे देश में शुरू हो जाएगी। यानी कि अभी 2021 में क्या किया गया है, इसको 10 राज्यों में शुरू किया गया है, 10 स्टेट्स में, और बाकी 2022 तक ये पूरे भारत में लागू हो जाएगी। संख्या विशिष्ट रूप से भूमि के प्रत्येक सर्वेक्षण सर्वेक्षण किए गए पार्सल की पहचान करेगी, जो भूमि धोखाधड़ी को रोकेगी, यानी कि लैंड में जितने भी धोखाधड़ियां होती हैं उनको रोकेगी। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहां भूमि रिकॉर्ड पुराने और विवादित हैं, डिस्प्यूटेड रिकॉर्ड होते हैं और पुराने होते हैं। पहचान आधारित होगी किस पर? भूमि पार्सल के देशांतर और अक्षांश, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर यह पहचान आधारित होगी। आगे ये बाद में अपने भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस को इसके साथ एकीकृत करेगा, यानी कि ये ULPIN जो है ये क्या करेगा? भूमि रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करेगा, राजस्व न्यायालय के रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करेगा, बैंक रिकॉर्ड को भी इंटीग्रेट करेगा, और आगे बाद में स्वैच्छिक आधार पर इसमें आधार संख्या दी जाएगी। आधार संख्या को भी स्वैच्छिक आधार पर इसमें जैसे जिसके नाम पर वो भूमि खंड होगा, भूमि का जो खंड जिसके नाम पर होगा, जिस व्यक्ति के नाम पर, उस भूमि खंड को उस व्यक्ति के आधार नंबर से भी लिंक किया जाएगा। ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम का अगला चरण है, यानी कि एक स्कीम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये 2008 में शुरू हुआ था। इसका दायरा बढ़ाने के साथ कई बार इसे बढ़ाया गया है। अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ कई नई योजनाओं के साथ अपने दायरे का विस्तार करने के लिए कार्यक्रम को 2023-24 तक बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि ये किसी का ही DIL RPM योजना का पार्ट है। तो ये DIL RPM RMP क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। आगे इसमें विभाग ने कार्यक्रम के तहत नई पहल की है, जैसे NGDRS या नेशनल जनरल डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। फिर है ULPIN उल्पिन जिसे हिंदी में लिखा हुआ है, न्यायालय को भूमि अभिलेखों से जोड़ना, एकीकरण सहमति आधारित आधार संख्या भूमि अभिलेख आदि के साथ जोड़ना, यानी कि इंटीग्रेशन, आप सहमति पर, कंसेंट पर आधारित आधार संख्या को भी जोड़ना, जिसने 2021 से 2023-24 तक इसके विस्तार की आवश्यकता महसूस की है। अगली न्यूज़ है हमारा 15वां वित्त आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसकी सिफारिशें इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19 की वजह से। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने संविधान के तहत स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में से स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी है। अभी जो हेल्थ सिस्टम है हमारा, हेल्थ जो है वो किसका सब्जेक्ट है? कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, वो सॉरी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। NK सिंह ने ये सिफारिश की है कि इस हेल्थ को स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया जाए। इसके अलावा विकासात्मक वित्त संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्वास्थ्य सेवा निवेश के लिए समर्पित है, उसके बारे में भी बात की है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB और पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड TFCIN पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए DFI की तरह ही एक स्वास्थ्य क्षेत्र विशिष्ट DFI की बहुत आवश्यकता है। यानी कि जैसे कि डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, उसी तरह एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना, एक ऐसे संस्थान की स्थापना करना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करें। इस तरह के DFI के टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ेगी। यानी कि टियर 2 शहर और टियर 3 शहर में भी इसमें, यानी कि जो छोटे और ट्रांजिशन शहर हैं, यानी कि गांवों में और छोटे शहरों में, मध्यम संक्रमणीय क्षेत्रों में भी जो हेल्थ सिस्टम में सुधार आएगा। अभी सारा हेल्थ सिस्टम जो है हमारा वो ज़्यादातर केंद्रित है, वो बड़े शहरों में केंद्रित है। अन्य सुझाव NK सिंह कमेटी द्वारा, यानी कि आपके फाइनेंस कमीशन द्वारा अन्य सुझाव क्या दिए गए हैं? 2025 तक स्वास्थ्य और सरकारी खर्च को GDP के 2.5% तक बढ़ाना। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी रिकमेंडेशन है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल विशेष रूप से सभी राज्यों की मूलभूत प्रतिबद्धता होनी चाहिए और स्वास्थ्य व्यय का कम से कम 2/3 आवंटित किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल संहिताओं का मानकीकरण करना चाहिए, यानी कि जो हेल्थ सिस्टम की जो कोड्स हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए। एक अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना चाहिए, जैसे हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसी तरह इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया हेल्थ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस का गठन किया जाना चाहिए। चिकित्सा डॉक्टरों की उपलब्धता में अंतर्राज्यीय असमानता को देखते हुए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2A के तहत परिकल्पित सेवा का गठन करना आवश्यक है। स्वास्थ्य बीमा के सार्वभौमिकरण के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी इससे अछूता है। जैसे कि हमने आपको बताया
कि अभी तक हेल्थ सेवाएं जो हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, वो हमारे यहाँ के बड़े शहरों में ही केंद्रित हैं। अगली न्यूज़ है हमारी निसार, NISAR। निसार क्या है? नासा और इसरो का एक उपग्रह। नासा और इसरो ने निसार नामक एक उपग्रह विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं, जो टेनिस कोर्ट के लगभग आधे आकार के क्षेत्रों में 0.4 इंच जितना छोटा ग्रह की सतह की गति का पता लगाएगा। यानी कि एक ऐसा ग्रह है जो टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस जहाँ खेला जाता है, टेनिस कोर्ट के आधे से भी आधे आकार के क्षेत्र का एक ग्रह है, उसके गति का पता लगाने के लिए निसार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। निसार ग्रह उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा है? निसार सैटेलाइट, नासा और आपका इसरो दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये मतलब बनाया जा रहा है। लॉन्च कब किया जाएगा? 2022 में श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निकट से ध्रुवीय कक्षा में, पोलर ऑर्बिट में। निसार क्या है? नासा इसरो का संक्षिप्त नाम। SAR क्या है? इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार। SAR नासा पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए का उपयोग करेगा। उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियां बनाने की तकनीक, यानी कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेगा। सटीकता के कारण रडार बादलों और अंधेरे में प्रवेश कर सकता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि बादलों के बीच से भी और अंधेरे में भी तस्वीरें ले सकता है, और किसी भी मौसम में दिन और रात में डेटा एकत्रित कर सकता है। ये हर 12 दिनों में पूरे ग्लोब को, यानी कि हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को स्कैन कर लेगा। अपने 3 साल के मिशन में पृथ्वी, यानी कि अब ये 3 साल का मिशन है, 2022 से 2025 तक चलेगा। ये मिशन में पृथ्वी की भूमि, बर्फ की चादरों और समुद्री बर्फ की इमेज लेगा, यानी कि जो हमारी लैंड पूरा एरिया है, पृथ्वी का लैंड एरिया, उसकी इमेज लेगा। जितना जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स हैं उनकी इमेजेस लेगा, और समुद्र में जहाँ जहाँ ग्लेशियर बने हुए हैं या जो हिमखंड हैं उनकी भी इमेज लेगा। ग्रह का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेगा। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, इसमें क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, USA की अंतरिक्ष एजेंसी है। उपग्रह के लिए रडार में एक विज्ञान डेटा के एक उच्च दर संचार उपप्रणाली, GPS रिसीवर और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम प्रदान करना। निसार नासा द्वारा लॉन्च किए गए अब तक के सबसे बड़े परावर्तक एंटीना से लैस होगा। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो प्रदान करेगा क्या इसमें? अंतरिक्ष यान, यानी कि स्पेसक्राफ्ट। दूसरे प्रकार का रडार, जिसे S बैंड रडार कहा जाता है। प्रक्षेपण यान और संबद्ध प्रक्षेपण सेवाएं, लॉन्चिंग व्हीकल और उससे रिलेटेड लॉन्चिंग सेवाएं, ये सब नासा द्वारा इसरो द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि ये हमारे सतीश धवन स्पेस एयर स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। इसको आपका सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इसको स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। अब इसका लक्ष्य क्या है? पहला, पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों को ट्रैक करना। दूसरा, आसन ज्वालामुखी विस्फोट की चेतावनी के संकेत देना, यानी कि जो भविष्य में ज्वालामुखी विस्फोट होने वाले हैं उनकी चेतावनी देना। भूजल आपूर्ति की निगरानी में मदद करना, यानी कि जो आपकी इनलैंड वाटर है उसकी निगरानी करना, उस दर को ट्रैक करना जिस पर बर्फ की चादरें पिघल रही हैं, यानी कि रेट ऑफ मेल्टिंग की, जो हमारे बर्फ की रेट ऑफ मेल्टिंग है उसको ट्रैक करना भी इसका लक्ष्य है। अगली न्यूज़ हमारी गढ़वाल हिमालय। ये एक अध्ययन में गढ़वाल हिमालय के उत्तर, पूर्व और दक्षिणी क्षेत्रों में फैले गढ़वाल किलों और दुर्गों के बचे हुए खंडर या अवशेषों के स्थलों की पहचान की गई है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश का जो गढ़वाल रीजन है, उसके गढ़वाल रीजन के उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में कुछ ऐसे स्थानिक एंशिएंट स्थानों की खोज की गई है, जहाँ खंडरों की खोज की गई है, जिसमें 36 प्रमुख किले और 12 प्रमुख किलों समूहों की पहचान की गई। उत्तराखंड का हिमाचल कहा था हमने उत्तराखंड में है गढ़वाल रीजन, कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन दोनों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में मध्यकालीन किलों का अधिकांश भाग क्लस्टर बनाने के लिए रणनीतिक रूप से निर्मित किले 8वीं शताब्दी के हैं। विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निर्मित है, यानी कि किलों में घाटियां हैं, खाइयां हैं यानी कि रिजेस हैं, और प्रमुख पहाड़ियां हैं। अच्छी तरह से बचे हुए किले जो हैं, इसमें ये पता लगाया गया है कि यहाँ पर कभी 8वीं शताब्दी में कत्यूरी डायनेस्टी का शासन था। ये कत्यूरी वंश के डायनेस्टी के शासन के दौरान थे या फिर उसके कुछ बाद तक निर्मित हुए थे। अगली न्यूज़ है हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड। मध्य प्रदेश के, अब आपके लिए इसमें न्यूज़ में इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में वर्ष 2013-14 में शुरू की गई कोडो और कुड की बाजरा की खेती। कोडो और कुड की जो है ये बाजरा की प्रजातियां हैं। इसकी खेती को पुनर्जीवित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने पहल शुरू की है और इन नई फसलों को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ फंड प्रोवाइड किया है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसका इम्पैक्ट हमारे भारत पर पड़ता है या जो जिनका भारत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेना देना है, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में के लिए ऑटोमेटिकली ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष देख लेते हैं। कृषि
संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, यानी कि ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक है। 1977 में स्थापित किया गया था इसे। ये गरीबी, भूख और कुपोषण को खत्म करने के लिए विकासशील देशों में गरीब ग्रामीण आबादी के साथ काम करते हुए ग्रामीण आबादी में कमी पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी कि ग्रामीण आबादी की गरीबी को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है। परियोजना को शुरू किया गया था 40 गांवों की 1497 महिला किसानों द्वारा, ज्यादातर गोंड और बैगा जनजाति, जिसमें गोंड और बैगा जनजाति इसमें ज़्यादातर शामिल हैं। बैगा जनजाति, इन दो छोटे ये क्या है, मिलेट्स हैं। कौन से मिलेट्स? मोटे मिलेट्स जो होते हैं हमारे, कोडो और कुटकी, इनका 749 एकड़ में उगाना। चिन्हित किसानों को आपूर्ति की जाएगी अच्छी गुणवत्ता वाले बीज। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षित मैदानी तैयार लाइन बुआई, हाथ से पारंपरिक प्रसरण के विपरीत, और कंपोस्ट, जिंक और अन्य विशिष्ट पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग करना। अगली न्यूज़ हमारी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब ये किस लिए न्यूज़ में है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया और साइरस पलोनजी मिस्री को टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक के पद से हटाने के टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखा। अब इसमें क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या है इसमें? अल्पसंख्यक शेयरधारक या उनके प्रतिनिधि एक छोटे शेयरधारक के प्रतिनिधि की तरह निजी कंपनी के बोर्ड में एक सीट के लिए स्वचालित रूप से हकदार नहीं होते हैं। अभी हम देखेंगे अल्पसंख्यक शेयरधारक कौन से होते हैं, यानी कि माइनॉरिटी स्टेक शेयर होल्डर्स, छोटे शेयर होल्डर्स यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स, और निजी कंपनी। इन तीनों को हम देखेंगे कि क्या होती हैं। क्या कहा है कोर्ट ने कि ये एक सीट के लिए स्वचालित रूप से हकदार नहीं होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के में निहित प्रावधान केवल सूचीबद्ध कंपनियों के छोटे शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए पूछते हैं। अब कंपनियों को अपने बोर्ड में ऐसा छोटे शेयरधारकों द्वारा चुने गए कम से कम एक निदेशक होना चाहिए। अब ये मिस्त्री परिवार के बारे में बताया गया है कुछ। निजी कंपनियां कौन सी होती, जिनके पास अल्पांश शेयरधारक हैं, यानी कि कम शेयर होल्डर्स हैं, एक सक्षम प्रावधान करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बोर्ड में अल्पसंख्यक शेयरधारक सीट देने के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। दूसरा है अल्पसंख्यक शेयरधारक, ये एक फर्म के इक्विटी धारक हैं। ये इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जो फर्म की इक्विटी पूंजी के 50% से कम स्वामित्व के कारण फर्म की मतदान शक्ति का आनंद नहीं लेते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, इनको पावर नहीं मिलती है, वोटिंग की पावर नहीं मिलती है, क्योंकि इनके जो शेयर होते हैं वो 50% से कम होते हैं। छोटे शेयरधारक यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स, कंपनी अधिनियम के अनुसार छोटे शेयरधारक एक शेयरधारक ये शेयरधारकों का समूह होते हैं जो 20,000 रुपये से अधिक के नाम मात्र मूल्य का शेयर रखते हैं। यानी कि 20,000 रुपये से मूल्य का जो इनका शेयर होता है उनको छोटे शेयरधारक के रूप में कैटेगराइज किया गया है। और कंपनी अधिनियम 2013 क्या कहता है? ये भारतीय कंपनी कानून है जो कंपनी के निगमन, एक कंपनी की जिम्मेदारी, निदेशक यानी कि डायरेक्टर्स, और एक कंपनी के विघटन को नियंत्रित करता है, यानी कि डिसोल्यूशन को कंट्रोल करता है। अगली न्यूज़ हमारी वज्र प्रहार 2021। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों ने हिमाचल प्रदेश में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किया। तो आपके लिए यहाँ न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके बीच की जाती है? इंडिया और आपका यूएसए के बीच सैन्य अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ना कि नेवल और ना ही एयर वायु अभ्यास, ये मिलिट्री अभ्यास है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें क्या है, कहाँ आयोजित की गई है? हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने क्या किया, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय पैसेज अभ्यास किया था। पैसेज एक्सरसाइज की थी। कहाँ पर? भारत और यूएसए ने किधर की थी? इसकी नौसेना ने की थी, यानी कि नेवल एक्सरसाइज थी हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में की गई थी। दोनों देशों के विशेष बलों द्वारा संयुक्त अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि अल्टरनेट आयोजित किया जाता है, एक बार भारत में और एक बार यूएसए में। विशेष बल क्या उनसे होते हैं? स्पेशल फोर्स, देश के सशस्त्र बलों की इकाइयाँ जो गुप्त, आतंकवादी विरोधी और अन्य विशिष्ट ऑपरेशन करती हैं। ये अभ्यास का 11वां संस्करण है, यानी कि जो हमारा वज्र प्रहार है ये 11th वर्जन है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया। वज्र प्रहार का 10वां संस्करण 2019 में सिएटल यूएसए में आयोजित किया गया था। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक बार यूएसए में आयोजन किया जाता है और एक बार भारत में। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना, साथ ही दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर क्रियाशीलता में सुधार करना। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के अन्य अभ्यास कौन से हैं? युद्ध अभ्यास, जो सेना का अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। दूसरा है कोप इंडिया, ये वायुसेना का अभ्यास है। रेड फ्लैग, ये यूएसए का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है, एयर एक्सरसाइज है।
मालाबार अभ्यास, मालाबार को आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज़ में रहता है, भारत, अमेरिका और जापान का, जिसमें अक्सर काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इंक्लूड होने की डिमांड कर रहा है, लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के दबाव में इसको छोड़ देने के कारण भारत अब इसका अपोजिशन करता है ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करने का, यानी कि भारत, अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करने के लिए तैयार है और जापान भी, लेकिन भारत इसका विरोध करता है। उसकी वजह यह है कि चाइना के दबाव में आने पर, एक बार पहले जब इसको शुरू में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी हुआ करता था, तो चाइना के दबाव की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से पुल आउट कर लिया था। तो इस वजह से कि स्टेबल नीति ना होने के कारण ऑस्ट्रेलिया की, भारत इसका अब दोबारा ज्वाइन करने का विरोध करता है। अगली न्यूज़ है हमारी भगोरिया त्यौहार। तो आपके लिए कल्चरल पर्सपेक्टिव से और करंट के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? भगोरिया त्यौहार। तो ये कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में के आदिवासी लोगों द्वारा भगोरिया महोत्सव स्थानीय जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? भील, भिलाला, पटेलिया आदि शामिल है इसमें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, भील, भिलाला, पटेलिया ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में भील पाई जाती है, भिलाला और पटेलिया आपकी महाराष्ट्र में। भगोरिया महोत्सव ये कृषि महोत्सव है, इसमें ये फसलों की कटाई के अंत में होता है। लोग इसे कटाई पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो छोटी सी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है हमारी क्रिप्टो करेंसी। इकोनॉमी की दृष्टि से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के साथ दायर अपने वित्तीय विवरणों में क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्राओं में किसी भी होल्डिंग या लेन देन का खुलासा करना होगा। हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये किया है कि जो भी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लेन देन कर रही हैं, ट्रांजेक्शन कर रही हैं, उनको अपने सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स का खुलासा करना होगा। जितनी भी फंडिंग आई है और जितनी भी उनकी कंपनी से आउटफ्लो हुआ है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, सभी कंपनियों को अपनी वैधानिक वित्तीय फाइलिंग में ROC को खुलासा करना होगा। यानी कि जितनी भी उनकी फाइनेंशियल फाइलिंग है, बुक कीपिंग है, उसमें उनको क्रिप्टो करेंसी द्वारा किए गए सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना होगा, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो, चाहे वो यहाँ एक्सपेंडिचर हो। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन पर कोई लाभ या हानि हो वो भी इंक्लूड करनी होगी। रिपोर्टिंग तिथियों पर आयोजित क्रिप्टो करेंसी की राशि, किस तिथि पर कितनी क्रिप्टो करेंसी का आयोजन किया गया, ट्रांजैक्शन किया गया, क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्राओं में निवेश करने के उद्देश्य से किसी को प्राप्त कोई भी जमा या अग्रिम, कोई भी एडवांस या क्रेडिट। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जितना उनको एडवांस प्राप्त हुआ है वो भी बताना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, और जितना भी अग्रिम जमा है या क्रेडिट है वो भी सारा उनको डिस्क्लोज करना होगा कंपनी को। फिर सरकार का इसमें नया बिल क्या है इसके अंतर्गत, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 का क्रिप्टो करेंसी और विनियमन पर आधारित ये जो बिल आया है 2021 में, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करना, आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए कानूनी ढांचे को शुरू करने के लिए मंच तैयार करना। हालांकि केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या बताया इसके बारे में? केंद्र क्रिप्टो करेंसी के लिए एक जांच, सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, सेट या समायोजित दृष्टिकोण अपनाएगा। क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रयोग करने पर विंडो बंद नहीं होगी। अगली न्यूज़ हमारी नवे हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने इस लेक्चर की शुरुआत में बताया था आपको, ये सेंट्रल एशिया के जो डेवलपमेंट हो रहा है, जियो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, जैसे कि अफगानिस्तान की सत्ता पलटकर तालिबान ने यहाँ हुकूमत कायम कर ली है, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चाहे IAS चाहे EPFO का एग्जाम, यहाँ प्रीलिम्स में तो आपको मिलना ही मिलना है क्वेश्चंस यहाँ से, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव में पूछा जाए, डायरेक्ट करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में पूछा जाए, या यहाँ की जोग्राफिकल लोकेशंस के पर आधारित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा बैकफुट पर है अभी इस प्रक्रिया के बाद। जैसे कि तालिबान का आपको पता है कि तालिबान का होल्ड हो गया है अफगानिस्तान पर, तो इस वजह से भारत पूरी तरह बैकफुट पर है और पाकिस्तान एकदम ड्राइविंग सीट पर आ गया है। तो ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है, चिंता का विषय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, क्या इसमें कॉल किया गया है, आह्वान क्या किया गया है? दोहरी शांति का आह्वान किया गया है। पहली दोहरी शांति से मतलब ये है कि अफगानिस्तान के भीतर शांति और अफगानिस्तान के आसपास शांति। आसपास से मतलब पाकिस्तान, इंडिया में शांति। ये भी कहा गया है कि भारत अंतर अफगान वार्ता का समर्थन करता है, यानी कि इंटर अफगान डायलॉग का समर्थन करता है। अंतर अफगान वार्ता का क्या तात्पर्य है? अफगान सरकार और तालिबान विद्रोहियों के बीच वार्ता, यानी कि जो अभी समझौता किया जा रहा है, एग्रीमेंट की कोशिश की जा रही है, किसके बीच? अफगान गवर्नमेंट और तालिबान जो मिलिटेंट्स हैं उनके बीच, तालिबान मिलिटेंट्स। तो उसका भारत समर्थन करता है, क्योंकि भारत की यहाँ मजबूरी बन गई है। भारत को इससे भी तालिबान से भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन तालिबान से बात करने पर यहाँ अफगानिस्तान से हमारे टर्म्स खराब हो जाएंगे, यानी कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट से टर्म खराब हो रहे हैं।
तो भारत बहुत इस टाइम डायलेमा की सिचुएशन में है। यहाँ पर भारत के पास एक एथिकल डायलेमा आकर खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एकदम ड्राइविंग सीट पर है और हम बिल्कुल बैकफुट पर हैं इस टाइम, इस जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लगभग 2 दशकों के संघर्ष को समाप्त करने में देश को जिसमें देश बर्बाद हुआ और हज़ारों लड़ाकू, चाहे वो अफगानिस्तान के हों या अमेरिका के हों, इसमें मारे गए हैं और बहुत से नागरिक अफगानिस्तान के भी मारे गए हैं। वार्ता में विभिन्न मुद्दों को शामिल किया जाएगा, जिसमें महिलाओं का अधिकार, मुक्त भाषण यानी कि ओपन स्पीच और देश के संविधान में परिवर्तन। अंतर अफगान वार्ता के प्रतिभागी चर्चा करेंगे कि इसमें स्थायी और व्यापक युद्ध विराम की तिथि और तौर तरीके, यानी कि किस तरह इस पर सीज फायर पर एग्रीमेंट किया जाए, उस डेट पर इसमें चर्चा होगी। अफगानिस्तान के भविष्य के राजनीतिक रोड मैप पर समझौता भी इसमें शामिल है। हार्ट ऑफ एशिया समिट कब शुरू हुई थी? ये इस्तांबुल प्रक्रिया ये नवंबर 2011 में इस्तांबुल तुर्की में शुरू की गई थी। अफगानिस्तान को अपने केंद्र में रखकर क्षेत्रीय सहयोग का मंच, यानी कि इसके केंद्र में कौन होता है? अफगानिस्तान। मान्यता रिकॉग्निशन किया है इसको हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्र की समृद्धि के लिए। हार्ट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का दिल। सेंट्रल एशिया क्या है? सेंट्रल का मतलब क्या होता है? बीच का, मध्य, और दिल मध्य में ही होता है। तो सेंट्रल ऑफ एशिया, हार्ट ऑफ एशिया। तो हार्ट ऑफ एशिया क्या है? अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान पूरा इसका केंद्र बिंदु है। यहाँ पर सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों और क्षेत्रीय भागी, देखिए पड़ोसी, यहाँ डिप्लोमेटिक वे में जब बात की जाती है तो डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता है किसी कंट्री का। यहाँ क्षेत्रीय या पड़ोसियों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर सीधा इनडायरेक्टली बात यह है कि इंडिया पर इसका प्रभाव कम से कम पड़ना चाहिए। जितना भी यहाँ जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा, यानी कि ये भारत के इंटरेस्ट में ही रहना चाहिए। और ये यहाँ पर थोड़ा कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि तालिबान के आने के बाद तो जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाएं आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। ये हितों को समाधान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये भारत का एक सहभागी देश है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल समिट। अगली न्यूज़ है हमारी रणनीतिक सहयोग समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये भी जियोपॉलिटिकल इशू ईरान से संबंधित। जैसे ईरान से हमारा दिन ब दिन टर्म थोड़े बैकफुट पर जा रहे हैं। इसकी वजह से हम अमेरिका के दबाव में हमने यहाँ से ट्रेड कम कर दिया है, तेल लेना ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने चाबहार पोर्ट हमसे ले लिया। हमसे जो फर्जत बी गैस फील्ड थी वो भी हमारी इंडियन कंपनी से ले ली गई है, भारत सरकार कंपनी से ले ली गई है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या उठाया गया है? उसका फ़ायदा चाइना द्वारा उठाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, जिस कंट्री को अमेरिका प्रतिबंध लगाता है वहाँ पर चाइना अपनी ह्यूज फंडिंग करना शुरू कर देता है। तो वही काम चाइना ने ईरान में भी किया है। तो इसकी वजह से यहाँ जियोपॉलिटिकल या भारत के क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, एक तरफ आपका ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, और उसके आगे जो चाबहार पोर्ट हमारे भारत के पास था, अब वो हल्के हल्के वहाँ से स्टेक्स चाइना के पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ये गल्फ ऑफ एडन से होते हुए हमारे लिए हार्मुज स्ट्रेट और जो हमारा इंडियन ओशियन का रास्ता है, समुद्री मराइन वे है। मराइन वे हमारे लिए जितना भी क्रूड ऑयल का रास्ता है, वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में बाधा डालने का काम यहाँ पर चाइना कर सकता है। तो समझौते के अंतर्गत क्या है? ईरान का समर्थन करने के लिए चीन की ओर से एक बड़ा समर्थन। ईरानी परमाणु समझौते से पीछे हटने के बाद अमेरिका द्वारा बहाल किए गए प्रतिबंधों के निरंतर बोझ से निपटना। समझौता ईरान और चीन के बीच संबंधों को गहरा करना। परिवहन, बंदरगाह, ऊर्जा, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में पारस्परिक निवेश के लिए खाका स्थापित करना। चीन के $1 ट्रिलियन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भी ये हिस्सा है, क्योंकि देखिए बेल्ट BRI का भी ये हिस्सा उसने बना लिया है चाइना ने। अब वो पाकिस्तान से होते हुए डायरेक्ट ईरान के अंदर एंटर कर सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और विदेशों में इसके प्रभाव को बढ़ाने की योजना। ईरान अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चाइना पर निर्भर है। अब यानी कि ईरान का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो कौन है इस टाइम? चाइना। भारत की चिंताएं क्या है इसमें? पहला है चीन बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? चीन ईरान के साथ एक सुरक्षा और सैन्य साझेदारी बढ़ा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा कि ईरान बंदरगाहों के विकास में बड़ा चीनी निवेश करेगा। अंततः ईरान के साथ स्थायी सैन्य पहुंच व्यवस्था में इसको चाइना बदल सकता है। भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना के इर्द गिर्द अपनी रणनीतिक हिस्सेदारी के बारे में चिंतित है। देखिए, जो भी स्ट्रेटेजिक भारत की हिस्सेदारी है, स्टेक्स हैं चाबहार बंदरगाह पर, वो धीरे धीरे ईरान कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल लेना बंद किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ से जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन थे उनको स्टेक्स को इंडिया के बाहर करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि फर्जत बी गैस फील्ड जो है उससे भी स्टेक्स वापस ले लिए गए हैं, और ईरान ने अपनी कंपनी को अपनी सरकारी कंपनी को ही उसके स्टेक्स दे दिए हैं। भारत ईरान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता में खुद को फंसा हुआ पाता है। भारत की दुविधा इस तथ्य से भी उपजी है कि चीन के साथ सीमा गतिरोध में बंद होने पर अमेरिका का मजबूत समर्थन इसमें आवश्यक है। ईरान में बढ़ते चीनी कदमों को न केवल ईरान के साथ बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ भी भारत के संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।
तो आप ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा देख सकते हैं। इसमें सेंट्रल एशिया ये भारत है और ये आपका ईरान है। तो यहाँ से चाइना पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हुए यहाँ डायरेक्ट चाबहार बंदरगाह पर पहुँच बना सकता है। और फरजद की भी गैस फील्ड जो है यहाँ पर तो सरकारी कंपनी ईरान की आ ही गई है, तो यहाँ से इंडिया के स्टेक्स ख़त्म हो गए हैं पूरी तरह। इसके अलावा ये सेंट्रल एशिया को जाने का रास्ता और आपका यूरोप को जाने के मार्ग से भी जुड़ा है चाबहार पोर्ट, जहाँ मुंबई से हमारा भारत के द्वारा आप ये मैप देख सकते हैं। अगली न्यूज़ हमारी इकॉनमी से रिलेटेड छोटे बचत साधन स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। सरकार ने 2021-22 की पहली तिमाही के लिए छोटे बचत साधनों पर दरों में भारी कटौती की है। तो इससे क्या हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा, इन्फ्लेशन एकदम पीक पर है, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम पीक पर है। तो उससे क्या है, उसका फ़र्क ये पड़ रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और रोज़गार के अवसर कम होते जा रहे हैं। तो हर चीज़ महंगी, और उस पर दूसरी सोने पे सुहागा कि स्मॉल सेविंग्स पर जो इंटरेस्ट मिलता था लोगों को अपनी बचत पर, जो बैंक इंटरेस्ट देता था, वो भी कम हो गया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। छोटी बचत योजनाओं की टोकरी में बास्केट में क्या 12 उपकरण शामिल हैं, जिनमें शामिल है बचत जमा यानी कि आपकी सेविंग डिपॉजिट, दूसरा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तीसरा है सार्वजनिक भविष्य निधि आपकी ग्रेजुएट PPF है, चौथा है किसान विकास पत्र, और पांचवा सुकन्या समृद्धि योजना। ये पांचों छोटी बचत योजनाओं का हिस्सा है। तो आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटी बचत योजनाओं का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है। तो आपको 7-8 पॉइंट दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज़ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरकार हर तिमाही की शुरुआत में ब्याज दर को पुनर्निर्धारित करती है। छोटी बचत के रूप में क्या उभरा है इसमें, सरकारी घाटे के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी घाटे में वृद्धि हुई है। उधार की अधिक आवश्यकता है सरकार को। ब्याज दरों में कमी से सरकार को लागत कम करने में मदद मिलेगी। इससे निवेशकों को क्या नुकसान होगा, देखिए सरकार को तो ये लाभ होंगे। अब निवेशकों को क्या नुकसान है, इन्वेस्टर्स को, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम वर्ग। देखिए वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, वो बचत पर ही निर्भर होते हैं। बचत पर रिटायरमेंट के बाद जो उनको बचत पर इंटरेस्ट मिलता है उसी से ही वो अपना घर का खर्चा चलाते हैं। बैंकों द्वारा भी सावधि जमा दर कम कर दी गई हैं। जो सावधि जमा दर हैं, जमा पर दरें यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आपका फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट पर भी दरें कम कर दी गई हैं। छोटी निवेशकों के लिए आय के रास्ते सिकुड़ गए हैं, यानी कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है इनकम के रिसोर्सेज में। अगली न्यूज़ हमारी मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये हमारे लिए। मौद्रिक नीति समिति तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी आगे अभी जो हाल ही में इन्हें निर्णय लिया है, डिसीजन लिया गया है इसके द्वारा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के लिए ±2% अंकों की सहिष्णुता बैंड के साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% को बनाए रखने का निर्णय लिया है। ये तो आपको सबको न्यूज़ पता ही होगी कि 4% का लक्ष्य बनाए रखने का निर्णय लिया है। इन्फ्लेशन टारगेट ±2 यानी कि 2% से 6% के बीच रहना चाहिए। अब इससे पहले RBI ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी मुद्रा और वित्त रिपोर्ट में भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2021-22 से 2025-26 तक 2% के समान रखा जाए। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में RBI को जनादेश दिया था। खुदरा मुद्रास्फीति को 4% रखने के लिए दोनों तरफ यानी कि ±2% के मार्जिन के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अब इसको अगले 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा मूल्य कीमतों को बदलाव को ट्रैक करता है, जिससे अपने दैनिक उपयोग के लिए घर पर लोग चीज़ें खरीदते हैं। मौद्रिक स्फीति लक्ष्य 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, यानी कि अब जो लक्ष्य इसका क्या कर दिया गया है, इस पहले जो 4% का लक्ष्य था यानी कि +-2% का जो लक्ष्य था 2% से लेकर 6% के बीच इन्फ्लेशन को बनाए रखना, वो 2016 से लेकर 2021 तक था। लेकिन अब क्या किया गया है, अब इसको 2021 से बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। इसका 5 साल का टाइम पीरियड और बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय बैंक और सरकार ने इस पर सहमति व्यक्त की। 2015 में एक निश्चित ढांचे पर, जिसने विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किया था। लचीली मुद्रास्फीति फ्लैक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, ये 2016 में अपनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में FTI ढांचे के लिए वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम में हर 5 साल में एक बार RBI के परामर्श से सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है, यानी कि इस RBI अधिनियम में 1934 में ये प्रावधान कर दिया, अमेंडमेंट किया गया था 2016 में कि हर 5 साल में इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए RBI से सहमति प्रदान करवाई जाएगी या परामर्श लिया जाएगा, सलाह ली जाएगी। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण फ्लैक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट
अपनाया गया है कि जब केंद्रीय बैंक कुछ हद तक अन्य चीज़ों के बारे में चिंतित होते हैं, उदाहरण के लिए ब्याज की दरों की स्थिरता, विनिमय दर और उत्पादन और रोजगार यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट और प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जब इन 12 चीज़ों के बारे में बैंक चिंतित होते हैं तो उस समय इस लचीली मुद्रास्फीति को अपनाया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 लाएंगे और इसको 2 से 3 लेक्चर में भी कल तक कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।